पास 25 घंटे होते हैं। क्या कोई इंसान 25 घंटे लेके पैदा हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे पास 24 घंटे हैं, इसी 24 घंटे में जो इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है, जो इन 24 घंटों में वैल्यू डालता है, उसी की वेल्थ और वैल्यू बढ़ती है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप क्लास 11th का सिलेबस केमिस्ट्री 4 मंथ में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले हमारे साथ 11th में क्या होता है ना, जब हम नए क्लास 11th में आते हैं, हमारा जोश बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारा जोश कम होता जाता है और हम पढ़ाई लिखाई से दूर होते जाते हैं। बट ये बात को समझो, अगर आपके पास इनिशियली 3 मंथ 4 मंथ का टाइम, 3 महीने 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो आप डेफिनेटली आप अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप 4 मंथ में केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मैं आपको बोलूंगी कि आप 10 घंटे बैठ के पढ़ने लग जाओ तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो, बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2 से ढाई घंटे ही पर सब्जेक्ट को देने के लिए बोलूंगी। अगर आप 4 महीने रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट को 2 से ढाई घंटे रेगुलर देते चले जाओगे, तो आपकी केमिस्ट्री, जिससे आपको अब डर लगने लग गया है, उसके सिलेबस को देख के आपको डर लगने लग गया है, उसे आप आसानी से कवर कर पाओगे। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा आता है, और इसमें मैं आपको एक रफ शेड्यूल बता रही हूँ कि इस शेड्यूल को लगभग फॉलो करके आप 4 मंथ में 4 महीने में अपना केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो, क्या हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग के चैप्टर, जब आपका जोश हाई था, तो हो सकता है आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ज्यादा फोकस करके पढ़ाई की हो और आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स अच्छे से आते हो, तो वेल एंड गुड। आपको अगर स्टार्टिंग के चैप्टर आते हैं तो आप जो लास्ट के चैप्टर है उन पे अच्छे से टाइम दे सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि क्लास 11th की हमारी केमिस्ट्री में क्या है ना, क्लास 12th की केमिस्ट्री में क्या होता है कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बट ये क्लास 11th में नहीं होता है। क्लास 11th में लगभग हर एक जो चैप्टर है वो इक्वल वेटेज के साथ, कोई ऐसा चैप्टर हम नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है या ये चैप्टर बहुत ज्यादा कठिन है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए लगभग आपको हर चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग इक्वल टाइम लगेगा। चैप्टर 1 हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको कंप्लीट आप 6 डेज में डेफिनेटली कर सकते हो। इस चैप्टर में मेनली हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, जो मोलैरिटी वाला न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, वहां से मोलैरिटी मोलैलिटी से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और कई बार 1 मार्क्स में सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह जो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी छोटी छोटी चीज आप छोड़ना नहीं, क्योंकि वो आपकी ना बाद में फिर एक एक नंबर भी अगर हर चैप्टर से ऐसे हमारे कटते गए तो हमारे बहुत ज्यादा नंबर कट हो जाएंगे। फिर सेकंड चैप्टर अपना आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको 7 डेज दिए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोहर मॉडल हो गया, जो स्टार्टिंग में जो हमारे एटम का मॉडल बनाया गया था वो वाटरमेलन की पुडिंग की तरह था, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। और भी ज्यादा ड्रॉबैक्स वगैरह इस चैप्टर में हमसे पूछ लेगा, तो ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। हल्का सा थ्योरी वाला भी चैप्टर है और हल्का सा न्यूमेरिकल पार्ट भी इसमें आता है, तो आप इस चैप्टर से थ्योरी भी कई बार पूछी जाती है और कई बार न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछे जाते हैं। सो आप दोनों चीजों पे अच्छे से फोकस करके आगे बढ़ना। फिर चैप्टर 3 हमारा आता है, वो पीरियोडिसिटी वगैरह लंबा नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल डाल दिया है, जिसे आपको कंप्लीट करने में 6 डेज लगने चाहिए। क्योंकि देखो, पीरियोडिक टेबल तो अपन ने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, अब क्लास 10th में आपसे नहीं भी आता तब भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप 11th में पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, और आसान चैप्टर है। मुझे तो पीरियोडिक टेबल, बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी डर लगता है, मुझे पीरियोडिक टेबल आसान लगती है। देखो, इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल को रटना कोई कठिन नहीं है, आसान तरीके से 4-5 मेमोनिक्स यूज करके, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्कैंडियम से ये सब चीजें याद हो जाती है ना, तो बेटा से हो गया, ये सारी चीजें तो मेमोनिक्स अपन यूट्यूब में भी देखते हैं, तो वो सारी चीजें अपन को याद हो जाती है। बट ना, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज होता है, कैसे क्या डिक्रीज होता है, साइज पे क्या चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ये सारी चीजें। और कई बार इसमें एक्सेप्शंस भी मिलते हैं, तो उन एक्सेप्शन से भी एग्जाम पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को डेफिनेटली मुझे लगता है 6 डेज में कवर कर लोगे।
क्योंकि ना कॉन्सेप्ट समझना नहीं है, वो सिर्फ ना एक आध हर एक चीज़ है उसका एक रीज़न है, हर एक चीज़ हो रही है उसका एक रीज़न है, वो बस हमें जानना है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पूरी क्लास 12th की केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा है, हर चीज़ आसान लगेगी बल्कि आपको। फिर आप चैप्टर 4 में जब आओगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर करके कुछ जो चैप्टर है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 13 डेज इसलिए मैंने आपको दिए, क्योंकि इसमें ना अपन डिफरेंट जैसे कि हमारी मीथेन हो गई, उसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और कई चीज़ों का ऑक्टाहेड्रल भी होता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं कि टी शेप अपन कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैसे जो हमारी दो ऑर्बिटल रहती हैं वो कैसे कंबाइन होती हैं। तो ये सारी चीज़ों में आई होप काफ़ी बच्चों को दिक्कत आने लगती है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 13 डेज दिए हैं, ताकि एक 13 डेज इसके लिए सफिशिएंट टाइम है, इसमें आप 13 डेज में आप कंप्लीट कर लोगे। बट इस चैप्टर को अगर आपको करने में 15 डेज भी लग जाए तो आप इस चैप्टर को आराम से टाइम दे के पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के ना डायरेक्ट क्वेश्चन ना 12th के पेपर में भी आते हैं, क्योंकि वहां पे भी जब अपन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 के आपके यूज होते हैं, और काफी सारे टीचर्स आपको ये 12th में दोबारा ये सब चीजें नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए आपको इस चैप्टर को 12th में ना पढ़ना पड़े, इसीलिए आप इस चैप्टर को 11th में ही अच्छे से पढ़ लेना। ये मिस्टेक मैंने की थी, मैंने लाइटली लिया था, मैंने ऐसे ही मतलब पढ़ लिया था, फिर मुझे जब मैं 12th की केमिस्ट्री पढ़ रही थी तब मुझे ये चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ा था। इसीलिए 12th तो ऑलरेडी एक बोर्ड क्लास होती है, तो वहाँ पे अपन को ऑलरेडी अपने पास टाइम नहीं रहता है, प्री बोर्ड्स वगैरह चलते हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर को आप 11th में एकदम क्लियर करके अच्छे से पढ़ लेना, ताकि ये चैप्टर आपको भूले ना कभी भी जीवन में। फिर चैप्टर नंबर 5 आता है स्टेट ऑफ मैटर। ये एक आसान चैप्टर है, आप इसे 8 डेज इस चैप्टर को कवर करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 6 हमारा आता है थर्मोडायनेमिक्स, और इसके बाद चैप्टर हमारा आता है 7 इक्विलिब्रियम। ये दोनों चैप्टर्स को मैंने 13 डेज दिए, क्योंकि ना थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम एक हमारे लिए नया टॉपिक होता है। क्लास 10th तक हमने थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैंने इनको भी अच्छा एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया है, ताकि आप इनके भी कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से आराम से बिल्कुल समझ सको। और एक बात याद रखना, आप ना इन जब चैप्टर्स को सॉल्व करते हो ना, तो आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें उसमें से हर टॉपिक के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप उन्हें भी ना थोड़ा सा देखते चलना। मैं भी जब क्लास 11th में थी, क्लास 12th में थी, मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, मैं जिस चैप्टर को जिन नंबर ऑफ डेज में कवर करती थी, मैं ना हमेशा एक्सरसाइज क्वेश्चन तो अपन सब सॉल्व करते हैं, बैक एक्सरसाइज के साथ साथ मैं साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन देखती रहती थी। उससे ना मुझे ये आइडिया हो जाता था, ये पता चलता था कि एग्जाम में किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि मैं उस टाइप के उस लेवल के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सकूं, उन्हें प्रैक्टिस कर सकूं। तो आपको भी चैप्टर वाइज सैंपल पेपर आप ले लो और उन्हें सॉल्व करते रहो। आप मतलब ऐसा नहीं, देखो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स का आज कोई टॉपिक पढ़ा, इक्विलिब्रियम का आज कोई टॉपिक पढ़ा, तो आप उस टॉपिक से जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन फाइंड करो कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन है। वैसे तो चैप्टर वाइज लोगे, बिल्कुल भी फाइंड भी नहीं करना पड़ेगा, आप उसको देखोगे ना कि ये टॉपिक आज मैंने पढ़ा है, और उसमें अगर ऐसा कोई नए टॉपिक से मतलब नया क्वेश्चन दे देगा जो आप चीज पढ़ना भूल गए होगे, तो वो सारी चीजें जब आप चैप्टर कवर कर रहे होगे तभी आपको पता चलती जाएगी, और ये आप सारी चीजें एक साथ एक बार में क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे। फिर जो हमारा चैप्टर 9 आता है हाइड्रोजन, इस चैप्टर को मैंने 5 डेज दिए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह है और थ्योरी है। इस चैप्टर में कुछ भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट, सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप हाइड्रोजन चैप्टर को 5 डेज में कवर कर पाओगे। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर 10 आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, इससे भी मैंने 8 डेज दिए, क्योंकि ये कहीं ना हल्का सा लेंथी चैप्टर पड़ जाता है, बट बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा मेमोराइज आपको करना पड़ेगा, पूरा थ्योरेटिकल, और इस चैप्टर में भी आपको केमिकल रिएक्शंस वगैरह मिलेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर 11 आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे मैंने 10 डेज दिए हैं। क्यों मैंने इस चैप्टर आपको हो सकता है आसान लगे, बट इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्लास 12th की भी केमिस्ट्री में एक पी ब्लॉक एलिमेंट करके डायरेक्ट आपको चैप्टर मिलेगा, और उसमें यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट, यहाँ भी जो भी आप रिएक्शंस वगैरह याद करोगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लास 12th में यूज़ हो रही होंगी। तो वही चीज़ है ना कि अगर आप क्लास 11th में आप
उसको अच्छे से टाइम दे लोगे तो आपको क्लास 12th में भी वो चीज़ हेल्प करेगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12 एंड 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन्हें मैं बोल सकती हूँ। जो भी बच्चा ना ये 12 और 13 चैप्टर को छोड़ के जाता है यहाँ से 11th में, यहाँ पे तो आपको लगेगा कि इसका वेटेज कम है, बट 12th में यहाँ पे ये 2 चैप्टर हैं, ऐसे 12th में ऐसे 5 चैप्टर रहते हैं। ये जो आपको केमिकल कंपाउंड बनाने से कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हमारा SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे नहीं आप क्लियर करें ना, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो आपको क्लास 12th में वो चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। इवन मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मुझे क्लास 11th में ये 2 चैप्टर समझ में नहीं आ रहे थे ना, मैंने छोड़ दिया था। और फिर जब मैंने क्लास 12th स्टार्ट की थी, पेपर देने के बाद मुझे ये चैप्टर पढ़ने पड़े थे, क्योंकि हमारे टीचर ने भी क्लियरली ये चीज़ बोल दी थी कि ये 2 चैप्टर जिससे भी नहीं बनते हैं पहले वो जाके पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा। इसीलिए मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता रही हूँ। मुझे तो यार क्लास 11th में कोई किसी ने नहीं बताया था कि ये इतने ज़्यादा यूजफुल चैप्टर हैं, बट मैं आपको एज अ बड़ी बहन, एज अ टीचर मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ये 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलना, क्योंकि ये जो रिएक्शंस वगैरह पार्ट है पूरा क्लास 12th में यूज़ होता है। वहाँ पर अपना एल्कोहल एंड एल्कीन, हेलो एरीन एंड हेलो एल्कीन करके चैप्टर मिलेगा, एल्कोहल एंड फिनॉल नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, फिर एमाइन आपको चैप्टर मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक वाला आपको चैप्टर मिलेगा, मतलब काफ़ी सारे ऐसे 5 चैप्टर हैं। तो इसे यहाँ से क्लियर कर लेना। इसलिए मैंने आपको 12th चैप्टर जो कि हमारा सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के लिए 14 डेज दे रखे हैं, ताकि आप ये आराम से समझ सको। और फिर हाइड्रोकार्बन के लिए भी मैंने 15 डेज दिए हैं आपको, आराम से 1 महीने में तो आपको यही दोनों चैप्टर पढ़ के चलने हैं आराम से, बिल्कुल। फिर चैप्टर नंबर 14 देखो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये इस चैप्टर को मैंने 6 डेज दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी ऐसा कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सो आई होप आपको ये रफ शेड्यूल समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें 4 मंथ में, 4 मंथ में क्लास 11th की केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। ये बात याद रखो, इट्स नेवर टू लेट। हमेशा अपन किसी भी चीज़ के लिए देरी नहीं हुई है। अगर आप स्टार्ट कर दोगे, डेफिनेटली आप करते चले जाओगे, आपका सिलेबस जरूर कवर हो जाएगा। और इतना डरो नहीं कि मेरा फ्रेंड ने इतना कर लिया, मेरे फ्रेंड ने उतना कर लिया, आप भी करो, होता चला जाएगा। आसान है सब कुछ, थोड़ा सा मतलब बैलेंस बना के चलोगे, सब हो जाएगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया कांतकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you.